हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 28 सितंबर है और आज के करंट अफेयर में जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में दिए गए पर्यटन पुरस्कार के बारे में। नो डाउट आपके एग्जाम आरओ एआरओ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है। उसके बाद हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में। अक्सर आपने एग्जाम में देखा होगा कि जो भी ये जो हमारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, अगर ये न्यूज में आती हैं तो सीधे सीधे इससे प्रश्न आपके स्थापना से पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, या तो इसका मुख्यालय किस देश में स्थित है। और एक नया पैटर्न और आया है कि अंतरराष्ट्रीय संस्था का नाम देकर पूछ लेगा कि ये कौन सा रिपोर्ट जारी करता है या इनमें से कौन सा रिपोर्ट जारी नहीं करता है। तो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये चर्चा में क्यों चल रहा था। उसके बाद हम बात करेंगे सरना धार्मिक कोड के बारे में कि ये न्यूज में क्यों चल रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर एक योजना है जिसका नाम है रोड टेप योजना, ये कल से न्यूज में हाईलाइट हो रही थी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और योजनाओं को लेके मैं एक चीज कहूं कि आप जो है एक कॉपी या एक A4 शीट तैयार करके रखिए। उसमें जो भी योजना डेली न्यूज में आ रही है आप उसको अलग से लिखते रहिए, और आप श्योर है कि आप निश्चित एग्जाम में कोई ना कोई एक ऐसा प्रश्न पाएंगे जो कि इन योजनाओं से रिलेटेड होगा, और वहीं से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाई, योजना की शुरुआत कब से हुई, योजना का उद्देश्य कब से क्या था, और योजना अभी कब कहां तक पहुंचा, तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज हम लोग रोड टेप योजना के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे एंजल टैक्स क्या है, ये भी कल न्यूज में चल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद हम बात करेंगे विधि आयोग के बारे में कि विधि आयोग कल न्यूज में क्यों आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी का सेक्शन होगा, यहां से पॉलिटी के प्रश्न अक्सर बनाए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे मास्को प्रारूप के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आज के पॉइंट थोड़े ज्यादा हैं लेकिन सारे के सारे अपने स्थान पे इंपॉर्टेंट है। और अंत में एशियाई खेल हांगजू से क्या अपडेट है, इसको हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। तो आज का प्रश्न है, भारत के जलवायु संबंधित कार्रवाई के संदर्भ में असत्य विकल्प की पहचान करें। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया क्लाइमेट रिलेटेड एक्शन। आपके ऑप्शन है, भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। बी, भारत 2030 तक अपनी 40% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रीन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। सी, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोडक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। और डी, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। अगर आपको इसका राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और ये सारे के सारे ऑप्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप भी ध्यान रखे रहिएगा। और इसका आंसर मैं करंट अफेयर के बीच में बता दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर यूपी स्पेशल से। तो यूपी से जो करंट अफेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बेहतर तरीके से धरातल पर उतारने के लिए उत्तर प्रदेश को 2 अवार्ड दिए गए हैं, तो इंपॉर्टेंट होगा। और किस कैटेगरी में दिए गए हैं, तो पहला जो कैटेगरी है वो ये है कि आयुष्मान पूछताछ केंद्र की स्थापना करना और ग्रीन चैनल पेमेंट व्यवस्था शुरू करना। और दूसरा है आभा स्कैन की सर्वाधिक संख्या व टोकन तैयार करना। अब ये आभा स्टोर है क्या, आभा स्कैन है क्या, तो आभा स्कैन एक आभा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से मरीज आसानी से क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और उन्हें तत्काल टोकन नंबर मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पर्यटन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटक स्थलों पर आधारित एक पुस्तक A to Z का विमोचन किया। तो A to Z पुस्तक किससे संबंधित है, पर्यटक स्थल से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में महिला बीट अधिकारियों को शक्ति दीदियों का नाम दिया। तो अब जो महिला बीट अधिकारी हैं उनको हम शक्ति दीदी के रूप में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, इस पे भी आप एक अपना नोट तैयार रखिए। अब आगे बात करते हैं वन लाइनर की। पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने की मंत्रालय प्रतिबद्धता का प्रमाण है। तो ट्रैवल फॉर लाइफ जो कार्यक्रम है वो किससे रिलेटेड है, वो पर्यटन मंत्रालय से रिलेटेड है, इसको आप ध्यान रखिए रहिएगा। आयुष मंत्रालय अक्टूबर की 1 तारीख को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इलेक्ट्रिक बसों की लोकप्रियता देखते हुए भारत सरकार दिल्ली से जयपुर के मध्य इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना तैयार कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक हाईवे कहां से कहां बनाया जाएगा, दिल्ली से जयपुर के बीच में।
सरकारी एजेंसियों की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के तीर्थ नगरी जोशीमठ में भूमि धंसने से लगभग 65% घर प्रभावित हुए हैं। आगे बात करते हैं। लिएंडर पेस टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित प्रथम एशियाई व्यक्ति बन गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले व्यक्ति बने हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद स्थित स्कंद एरोस्पेस ने भारत की पहली एरोस्पेस गियर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। देखिए यहां पे भी पहली आया है, तो भारत की पहली एयर स्पेस गियर विनिर्माण सुविधा कहां पे होगी? हैदराबाद में होगी। इसको आप ध्यान रखे रहिए। आईआईटी गुवाहाटी ने एक ऐसा कपड़ा विकसित किया है जो पानी से तेल को अलग कर सकता है और समुद्री प्रदूषण से निपटने में मदद कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पे भी आप अपना नोट तैयार रखिए। जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत अधिकतम आयुष्मान कार्ड सृजन और आवंटित कोषों को पूर्ण रूप प्रयोग करने के अंतर्गत स्त्री पुरुष समानता दाखिले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का खिताब जीता है। अब आगे बात करते हैं। गूगल एंड्रॉयड भूकंप अलर्ट सिस्टम को भारत में लाने की तैयारी कर रहा है। तो जो भूकंप का अलर्ट सिस्टम है वो किसके द्वारा लाया जा रहा है? गूगल के द्वारा लाया जा रहा है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और गूगल की टेक्नोलॉजी भूकंप के झटके शुरू होने से पहले वार्निंग भेजने का काम करेगी और कंपनी के अनुसार यह सेवा आने वाले सप्ताह में एंड्रॉयड 5 और उसके बाद के संस्करण में उपलब्ध रहेगी। आगे बात करते हैं। ब्लूमबर्ग के अनुसार इस तिमाही अवधि में अफगानी मुद्रा के मूल्य में 9% की वृद्धि देखी गई है, जिसके कारण अफगानिस्तान की मुद्रा इस तिमाही विश्व में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई है। नेक्स्ट बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा किया है कि केरल बाढ़ पर आधारित मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो 2024 में ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री करेगी। तो इस पिक्चर का नाम आप याद रखिएगा, 2018 एवरीवन इज अ हीरो। उसके बाद बात करते हैं डिटेल में पर्यटन पुरस्कार के बारे में। तो पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में पर्यटन पुरस्कार दिया गया। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, स्वर्ण, रजत और कांस्य। तो स्वर्ण के रूप में, स्वर्ण श्रेणी में जिस गांव को पुरस्कार दिया गया है उसका संबंध जो है मिजोरम से है। मिजोरम के ममित जिले में स्थित रेइक गांव को स्वर्ण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। और वहीं अगर हम रजत पदक की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के शेर गांव को पुरस्कार दिया गया और हरियाणा के झज्जर जिले के तालोवा गांव को कांस्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के रूप में चुना गया है। अब आगे बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम न्यूज में क्यों चल रहा था। इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज ये है कि अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने हरित वित्तीय पहल को समर्थन देने के लिए सक्रिय नीति उपायों के जरिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में भारत के प्रयासों की सराहना की है और साथ ही एक रिपोर्ट भी जारी किया है, इसलिए ये न्यूज में था। तो आईएफसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान देकर वर्ष 2030 से पहले अपनी जलवायु कार्यवाहियों को प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर है। और रिपोर्ट में यह भी बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2015 में अपनी प्राथमिकता वाली क्षेत्र की योजना के अंतर्गत छोटे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में शामिल किया है। हरित बॉन्ड जारी किए जाने के बाद भारत ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे सबसे बड़े हरित बॉन्ड विकसित किए हैं। मतलब कि निजी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों ने 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक की लागत से हरित बॉन्ड जारी किया है। अब आगे बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने रिपोर्ट में और क्या कहा। तो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने रिपोर्ट में बताया कि भारत की COP26, ये एक सम्मेलन है जो कि ग्लासगो में आयोजित किया गया था, की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पंचामृत प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया गया है। तो ये जो पंचामृत प्रतिबद्धताएं हैं ना, इन्हीं से आज प्रश्न बनाया गया था और यहीं पे आपका आंसर छुपा हुआ है। तो जो 5 अमृत तत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए थे वो ये हैं कि भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा और यही आपका आंसर है। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। ये सारे के सारे ये पांचों पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम याद कर लीजिए। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को
45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करेगा। अब आगे बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में, क्योंकि ये न्यूज में चल रहा था। तो ये है क्या? तो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो कम विकसित देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश, सलाह और परिसंपत्ति प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है। इसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना वर्ष 1956 में विश्व बैंक समूह की निजी क्षेत्र की शाखा के रूप में की गई थी। अब आगे बात करते हैं सरना धार्मिक कोड के बारे में कि ये क्या है और ये न्यूज में क्यों है। तो ये न्यूज में तब आया जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर आदिवासियों के लिए सरना धार्मिक कोड को मान्यता देने की मांग की। 3 पन्नों के पत्र में सोरेन ने कहा कि पिछले 8 दशकों में राज्य में आदिवासियों की आबादी 38% से घटकर 26% हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जनसंख्या में गिरावट से संविधान की 5वीं और 6ठी, अब देखिए यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड एक प्रश्न बन सकता है जो कि न्यूज में चल रहा था। तो अगर आपको पता है कि संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी विकास की नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। झारखंड की एक बड़ी आबादी सरना धर्म का पालन करती है, उसी से रिलेटेड है सरना धार्मिक कोड। इस प्राचीनतम सरना धर्म का जीवन ग्रंथ, जल, जंगल, जमीन और प्रकृति पर आधारित है। प्रकृति पर आधारित आदिवासियों के पारंपरिक धार्मिक अस्तित्व की रक्षा की चिंता निश्चित रूप से एक गंभीर प्रश्न बनता है। इससे पहले झारखंड विधानसभा ने जनगणना में सरना को एक अलग धर्म के रूप में शामिल करने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जबकि ये प्रस्ताव जो है अभी केंद्र के पास लंबित पड़ी है। अब आगे बात करते हैं रोड टेप योजना के बारे में, क्योंकि ये न्यूज में चल रहा था। तो न्यूज ये है कि द स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट रोड टेप, जिसे 30 सितंबर 2023 तक अधिसूचित किया गया था, अब मौजूदा निर्यात वस्तुओं के लिए समान दरों पर 30 जून 2024 तक बढ़ाया जा रहा है। इसलिए ये न्यूज में चल रहा था और नो डाउट ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये किससे रिलेटेड है? ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस से रिलेटेड है, इसको आप ध्यान रखिएगा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में। इससे हमारे निर्यातक समुदाय को मौजूदा अंतरराष्ट्रीय माहौल में बेहतर शर्तों पर निर्यात अनुबंधों पर बातचीत करने में मदद मिलेगी। यह योजना WTO के संगत है और इसे एंड टू एंड IT वातावरण में कार्यान्वित किया जा रहा है। रोड टेप योजना सरकार द्वारा निर्यात पर शुल्क छूट योजना के रूप में शुरू की गई थी और 1 जनवरी 2021 से लागू की जा रही है। यह योजना करों, शुल्कों और लेवी के प्रतिपूर्ति के लिए एक तंत्र प्रदान करती है जिन्हें वर्तमान में किसी अन्य तंत्र के तहत वापस नहीं किया जाता। तो ये तो रही बात रोड टेप योजना की। अब बात करते हैं एंजल टैक्स की, और ये सारे के सारे जो है दोनों योजना जो है आपके इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो न्यूज ये है एंजल टैक्स से रिलेटेड कि वित्त मंत्रालय ने वित्त अधिनियम 2023 में नए एंजल टैक्स तंत्र के तहत अनिवासी और निवासी निवेशकों के लिए मूल्यांकन विधियों को रेखांकित करने वाले अंतिम नियमों को अधिसूचित किया है। अब ये होता क्या है? जब कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करती है तो एंजल टैक्स लगाया जाता है। और कितना लगाया जाता है? 30.6%। इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा, ऐसे फैक्ट्स जो है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाते हैं। पहले यह केवल एक निवासी निवेशक द्वारा निवेश किए जाने पर लगाया जाता था, लेकिन बजट 2023-24 में 1 अप्रैल 2024 से अनिवासी निवेशकों के लिए भी एंजल टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। एंजल टैक्स को वर्ष 2012 में लागू किया गया था और यह उन अनलिस्टेड बिजनेस पर लागू होता है जो एंजल निवेशकों से फंडिंग हासिल करते हैं। जब किसी स्टार्टअप को किसी एंजल निवेशक से फंड प्राप्त होता है तो उसे इस पर टैक्स चुकाना पड़ता है। बाकी एक अधिनियम है आयकर का 96 की धारा 56(2)(7)(b) के तहत स्टार्टअप को एंजल टैक्स चुकाना पड़ता है। इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं विधि आयोग के बारे में कि ये न्यूज में क्यों चल रहा था और पॉलिटी से इससे कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो न्यूज ये है कि भारत का विधि आयोग देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट पेश करने के लिए तैयार है। आयोग 2024 और 29 चक्रों के लिए एक साथ चुनाव के लिए अस्थायी समय सीमा तय कर सकता है। इसलिए ये आपके एग्जाम के लिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चला है विधि आयोग। तो आइए बात करते हैं।
2018 में न्यायमूर्ति BS चौहान की अध्यक्षता वाले 21वें विधि आयोग ने एक मसौदा रिपोर्ट में एक राष्ट्र एक चुनाव विचार की सिफारिश की थी। 22वें विधि आयोग का गठन फरवरी 2020 में 3 साल की अवधि के लिए किया गया था। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को नवंबर 2022 में नियुक्त किया गया। इस साल फरवरी में जब आयोग का कार्यकाल समाप्त होने वाला था तो सरकार ने इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया। अब बात करते हैं विधि आयोग की। तो विधि आयोग से प्रश्न बहुत तरीके से पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो आप लोग ये जान लीजिए कि विधि आयोग जो है न तो कोई संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं। आयोग का गठन एक निर्धारित अवधि के लिए होता है और यह विधि न्याय मंत्रालय के परामर्शदाता निकाय के रूप में काम करता है। अब बात करें कि पहले विधि आयोग की, तो जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो वर्ष 1834 में 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग गठन किया गया था, जिसने दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता को संहिताबद्ध करने की सिफारिश की। उसी प्रकार से दूसरा, तीसरा और चौथा विधि आयोग 1853, 61 और 89 में गठित किए गए। अब बात करते हैं कि जब भारत आजाद हो गया तो उसके बाद पहला विधि आयोग कब बनाया गया। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया था और तब से लेकर अब तक 21 से अधिक आयोग गठित किए जा चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट होगा ये सारे के सारे फैक्ट, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बात करते हैं मास्को प्रारूप क्या है और ये न्यूज में क्यों चल रहा था। तो रूस के कजान में मास्को प्रारूप चर्चा से पहले तालिबान ने भारत से अफगानिस्तान की आर्थिक सुधार में मदद का आह्वान किया है। मतलब तालिबान ने भारत से आर्थिक सुधारों में मदद मांगा है, इसलिए यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो 29 सितंबर को होने वाली चर्चा क्षेत्रीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन द्वारा तालिबान के साथ जुड़ाव बढ़ाने और इस महीने की शुरुआत में काबुल में एक नया राजदूत भेजने के बाद यह पहली ऐसी बैठक होने वाली है। काबुल के तालिबान प्रशासन के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख ने कहा कि हम भारत के साथ सकारात्मक पारंपरिक संबंध चाहते हैं, जैसा कि दशकों से होता आ रहा है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि वह आर्थिक स्थिरता और मान्यता के लिए हमारे मुद्दे का समर्थन करेगी। भारत ने अभी तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दिया है। अब आगे बात करते हैं। मास्को प्रारूप अफगानिस्तान में सुलह हासिल करने के लिए शुरू किए गए कई संवाद प्लेटफॉर्मों में से एक है, जहां तालिबान राष्ट्रपति अशरफ गनी की अमेरिका समर्थित सरकार के खिलाफ भिड़ गए थे। इसमें 6 सदस्य देश शामिल हैं: रूस, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ईरान और भारत। परामर्श का पहला दौर 14 अप्रैल 2017 को शुरू हुआ, जिसमें 11 देश रूस, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, भारत और तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे। तो ये सारे के सारे जितने भी तान है ना, इनकी जो है राजधानी भी पूछता है। तो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की राजधानियां क्या हैं, इसको भी आप अपने नोट में मेंशन जरूर करिएगा। अगस्त 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद मास्को प्रारूप परामर्श उस वर्ष अक्टूबर-नवंबर 2022 में आयोजित किए गए थे। तो मास्को प्रारूप का संबंध किससे है? तालिबानी गवर्नमेंट से है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं। जब यहाँ पे अफगानिस्तान की बात हो ही रही है तो अफगानिस्तान से सटे हुए देश देख लेते हैं। तो आपका पश्चिम में आपको ईरान दिख जाएगा, तुर्कमेनिस्तान दिखेगा, उज्बेकिस्तान दिखेगा नॉर्थ में, तजाकिस्तान भी नॉर्थ में, चाइना, भारत और पाकिस्तान। तो ये अफगानिस्तान से सटे हुए देश हैं। अब आगे बात करते हैं एशियाई खेल हांगजू से क्या अपडेट है। तो राइफल निशानेबाज सिफ्त कौर समरा ने महिलाओं की 53 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, जिसे किसी भी भारतीय एथलीट द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में माना जा रहा है। पुरुषों की स्किट फाइनल में अनंतजीत सिंह नरूका ने रजत पदक जीता और भारत के पास अब हांगजू 2023 में 22 पदक हैं कल के दिन तक, जिनमें 5 स्वर्ण, 7 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं। तो ये तो रहा दोस्तों आज का करंट अफेयर। अगर आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को, और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डे है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे तो एक न एक प्रश्न बिल्कुल संभावित है, और वो टॉपिक होगा इंडियाज एजिंग रिपोर्ट। तो चलिए मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।